Here we are going to start the second chapter of ninth class science, cell, the building block of the life. The important note is here. All the images of this chapter has been taken from the NCERT book as per new syllabus. जो सेकंड चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू सेल। लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ, यानी जो लाइफ बनी उसकी जो शुरुआत हुई वो वाटर में हुई। साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग लाइफ की शुरुआत वाटर में हुई थी। साइंटिस्ट मानते हैं कि वाटर ने ऐसे सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड किए जहां पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सका। उस समय वो कंडीशन वाटर में थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लाइफ ओशियन में स्टार्ट नहीं हुई होगी, बल्कि छोटे वाटर पूल में हुई होगी, जहां एनवायरमेंटल कंडीशन बार बार चेंज होती रहती थी। ये चेंजिंग कंडीशन सिंपल केमिकल को कंबाइन करने और फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर सकती थी। हॉट स्प्रिंग्स एंड अर्ली अर्थ कंडीशन, यानी हॉट स्प्रिंग्स है क्या चीज? हॉट स्प्रिंग को एक ऐसे एनवायरमेंट माना जाता है जो अर्ली अर्थ की कंडीशन जैसी थी, यानी जब जीवन की शुरुआत हो रही थी उस समय जो अर्थ की कंडीशन थी उसको हॉट स्प्रिंग जैसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्यूगा वैली हॉट स्प्रिंग जो लद्दाख में है। लद्दाख की प्यूगा वैली में हॉट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। इनका टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट के करीब होता है। जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है इतना टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। इवन दो सराउंडिंग क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, लेकिन जो इसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ठंडा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी कंडीशन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पर मौजूद थी, जब लाइफ की शुरुआत हो रही थी। इन हॉट स्प्रिंग्स में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे उस समय उनको थर्मोफाइल्स कहा जाता था, यानी थर्मोफाइल्स को हीट लविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये थर्मोफाइल्स हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे। ये बहुत हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते थे। ये यूनिसेलुलर होते थे, मतलब इनका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनता था। साइंटिस्ट थर्मोफाइल को स्टडी करके समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली अर्थ पर लाइफ बड़ी मुश्किल कंडीशन में कैसे सरवाइव करती होगी। यहाँ पर एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट की उन्होंने एक स्टडी की थी। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस के साइंटिस्ट ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग की स्टडी की थी। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि लद्दाख का जो ये हॉट स्प्रिंग है इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही जल्दी फॉर्म हो रहा था, बहुत जल्दी बन रहा था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स थे, अर्ली अर्थ पर हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशन हुआ करती थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट शायद शील्ड की तरह काम करते होंगे और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रक्षा करते होंगे जो जीवन के लिए जरूरी थी। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन बनने में हेल्प की होगी। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है जो सेल को चारों तरफ से घेरने का काम करती है। साइंटिस्ट का मानना है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट ने पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनने में हेल्प यानी सहायता करी होगी। ये मेम्ब्रेन बाद में सभी लिविंग सेल्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी पार्ट बन गई। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक सेल लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेल ही बेसिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बैक्टीरिया और यीस्ट, इन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है। लाइफ की जो भी प्रोसेस है उसी सेल के अंदर होती रहती है। जैसे कौन कौन सी लाइफ की प्रोसेस? जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं,
उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड और ह्यूमन। इन ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल्स, लाखों सेल्स मिलकर के काम करते हैं। डिफरेंट सेल डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन बॉडी। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स का ग्रुप, यानी एक जैसी सेल का ग्रुप जो सेम फंक्शन करता है, उसे टिश्यू कहते हैं। यानी सेल का ग्रुप और वो ग्रुप सेम फंक्शन करता हो, उसमें सारी सेल सेम फंक्शन करती हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। जैसे मसल सेल्स मिलकर के मसल टिश्यू बनाती हैं। अब जब टिश्यू जब मिलते हैं तब क्या होता है, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन होकर ऑर्गन बना देते हैं। सेल बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। जैसे लंग्स डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बनता है और अपना स्पेसिफिक काम करता है। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे नाजल पोर्स, नाजल कैविटी, ट्रैकी और लंग्स। ये सभी मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना ले, फिर भी सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। इसका मतलब हुआ कि बॉडी की हर स्ट्रक्चर अल्टीमेटली सेल से बनी होती है। बॉडी का हर फंक्शन सेल परफॉर्म करती है। सेल के बारे में कुछ क्वेश्चन जो अराइज होते हैं कि सेल बहुत ही टिनी यानी छोटी होती है, फिर भी ये बहुत कम्प्लेक्स एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं सेल के बारे में, सेल के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, क्या सेल हमेशा जीते रहते हैं या एक टाइम के बाद मर जाती हैं यानी डाई हो जाती हैं। सेल बायोलॉजी में इन सब क्वेश्चन का आंसर होता है। सेल को स्टडी कैसे करते हैं। ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन आई की एक लिमिट होती है, जिसके नीचे वो दो एक साथ रखे ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं पहचान सकती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। ये ह्यूमन आई की एक क्षमता होती है। लेकिन पेपर पर दो टिनी डॉट्स बनाए जाएं, जब डॉट्स दूर होंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे जैसे डॉट पास आएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी उस पर दोनों एक ही पॉइंट की तरह दिखने लगेंगे। यानी दो नियर बाई ऑब्जेक्ट को सेपरेट देखने की एबिलिटी को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यदि आता है कि व्हाट इज रिजोल्यूशन, तो दो नियर बाई ऑब्जेक्ट को सेपरेट देखने की एबिलिटी को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ह्यूमन आई की क्या रहती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई लगभग 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 0.1 mm डिस्टेंस वाले दो पॉइंट को अलग अलग देख सकती है। अगर डिस्टेंस इससे कम हो तो दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। इसलिए ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 mm होती है। अब जो नेक्स्ट है, सेल्स नेक्ड आई से क्यों नहीं दिखते। सेल्स नंगी आंखों से क्यों नहीं दिखते। मोस्टली सेल का साइज 0.1 mm से भी छोटा होता है। इसी वजह से सेल्स नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं सेल्स को देखने के लिए। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन की। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस या फिर लेंस का कॉम्बिनेशन यूज होता है, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। यानी माइक्रोस्कोप में या तो कन्वेक्स लेंस यूज होगा या फिर एक से ज्यादा लेंस आपस में कंबाइन करके तब वो काम करते हैं और तब वो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने की प्रोसेस को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब सेल से संबंधित डिस्कवरी की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की। 1665 में रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया सबसे पहले।
उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप यूज किया सेल के अध्ययन के लिए। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जो थी वो लगभग 200 से 300 गुना थी, यानी 200 से 300 गुना किसी छोटे ऑब्जेक्ट को दिखा सकता था। उन्होंने कॉर्क का एक थिन स्लाइस ऑब्जर्व किया, यानी छाल के एक छोटे से टुकड़े को ऑब्जर्व किया। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स के जैसे कंपार्टमेंट देखे। ये स्ट्रक्चर मोनास्ट्री के स्मॉल रूम जैसे लग रहे थे। मोनास्ट्री यानी मठ के छोटे छोटे कमरों के जैसे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने इन्हें सेल का नाम दे दिया। यहीं से सेल बायोलॉजी की शुरुआत हुई। स्कूल लेबोरेटरी में जो लाइट माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्कूल में जनरली लाइट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं, जैसे 10 मल्टीप्लाई और 40 मल्टीप्लाई, यानी 10 गुना किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना और 40 को। हायर मैग्निफिकेशन से टिनी स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की यदि बात करें तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होता है, एडजस्ट नोब होती है और एक होती है स्टेज। ये इसके 4 पार्ट हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस जो आंख की तरफ रहता है, एक एडजस्ट नोब रहता है जो ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं, वो डिस्टेंस को वो करता है, कितना वो मेंटेन करनी है उसकी डिस्टेंस आई से। ऑब्जेक्ट को स्टेज पर प्लेस किया जाता है और स्टेज जिस चीज को देखना होता है उसको स्टेज पर रखते हैं और एडजस्टमेंट नोब से उसे फोकस किया जाता है। माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा दिखाई देता है। साइंटिस्ट फील्ड ऑफ व्यू और विजिबल सेल को कंपेयर करके सेल का एक्चुअल साइज का पता लगाते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइट माइक्रोस्कोप एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। जो नेक्ड आई से क्लियरली विजिबल नहीं होते वो लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। इसमें एक जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला आईपीस। आईपीस माइक्रोस्कोप का ऊपर लेंस होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनी इमेज को और मैग्नीफाई करता है। इसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो इमेज बनती है उसको बड़ा करके दिखाने का काम कौन करता है? आईपीस। एक रहता है दूसरा पार्ट बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब और ऑब्जेक्टिव लेंस, इनको कनेक्ट करने का काम बॉडी ट्यूब करती है। ये लेंस के बीच करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करती है जिससे प्रॉपर इमेज प्राप्त हो सके। ये है बॉडी ट्यूब। अब है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे स्टेज है और इस पर कोई चीज ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ये स्पेसिमेन की पहली एनलार्ज इमेज बनाता है, यानी बड़ी इमेज सबसे पहले कौन बनाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर प्रोवाइड कराते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस कई हो सकते हैं जिनकी पावर, मैग्नीफाइंग पावर, बड़ा दिखाने की पावर सबकी अलग अलग होती है। जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेज। स्टेज माइक्रोस्कोप का एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जहां स्पेसिमेन वाली स्लाइड रखी जाती है। स्पेसिमेन यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको वहां स्टेज पे रखते हैं और उसे ऑब्जर्व किया जाता है। एक रहता है मिरर, ये जो दिखा रखा है मिरर स्टेज से नीचे। मिरर लाइट को स्पेसिमेन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, जो बाहर की लाइट है, कि स्पेसिमेन आसानी से दिख जाए ऑब्जेक्टिव लेंस में और उसके बाद आईपीस लेंस में। इसलिए उसके लिए लाइट जरूरी है। तो ये क्या काम करता है, जो बाहर की लाइट है उसको इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो स्पेसिमेन आराम से उस लाइट में दिख जाए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है कोर्स एडजस्टमेंट नोब। कोर्स एडजस्टमेंट नोब रफ फोकसिंग के लिए यूज होती है। ये स्टेज को जल्दी मूव करता है ताकि ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेट फोकस में आ सके। एक रहता है फाइन एडजस्टमेंट नोब। फाइन एडजस्टमेंट नोब एक्यूरेट फोकस के लिए यूज होता है। ये इमेज को और ज्यादा क्लियर और फिर उसको शार्प बनाने में फाइन एडजस्टमेंट नोब हेल्प करता है। एक रहता है हैंडल। हैंडल माइक्रोस्कोप को सेफली, सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने, कैरी करने के लिए यूज होता है। सबसे नीचे होता है बेस। बेस ये जो है ये बेस है।
बेस माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देने का काम करता है और उसे स्टेबल रखता है ताकि वो हिले नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इससे रिलेटेड, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है। आई पीस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। अगर दोनों लेंस की मैग्नीफाइंग पावर मान लो 10 गुना है तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा 10 × 10 यानी 100 मल्टीप्लाई। इसका मतलब माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को 100 टाइम्स यानी 100 टाइम्स से बड़ा दिखाता है। इसलिए अगर ऑनियन पील का एक्चुअल साइज 200 माइक्रोमीटर है तो माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको 100 टाइम्स लार्जर दिखाया जा सकता है। मैग्निफिकेशन साइंटिस्ट को टिनी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। तो मैग्निफिकेशन है बड़ा करके दिखाना किसी चीज को। तो साइंटिस्ट इनका यूज करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी से रिलेटेड एक है कि माइक्रोस्कोप की क्या इंपॉर्टेंस है। माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट को बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स जो रहती हैं उनको क्लियरली ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, जो कि नंगी आंखों से यानी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते वो चीजें छोटी छोटी जो होती हैं। माइक्रोस्कोप सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोप टिश्यू को स्टडी करने के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोप टिनी बायोलॉजिकल डिटेल को समझने के लिए यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप के बिना सेल का स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप, टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप में कई सुधार किए हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप की 3 इंपॉर्टेंट फीचर को इंप्रूव किया है। जैसे पहली वाली है रिजोल्यूशन और दूसरी वाली है कॉन्ट्रास्ट और तीसरी वाली है मैग्निफिकेशन। अब जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज की क्लैरिटी और क्लोज पॉइंट को सेपरेट आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी, यानी दो नजदीक पॉइंट हैं और उन पॉइंट को आसानी से देखने, उनके बीच में डिफरेंस पता लगाने के लिए इसे कहते हैं हम रिजोल्यूशन। बेटर रिजोल्यूशन से इमेज ज्यादा क्लियर होती है। एक रहती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट की ब्राइटनेस में डिफरेंस पता लगाना। हायर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर को आसानी से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और क्या इंप्रूवमेंट हुआ माइक्रोस्कोप में जो साइंटिस्टों ने किया, एक इंप्रूवमेंट हुआ मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाना। इंप्रूव्ड मैग्निफिकेशन साइंटिस्ट को बहुत छोटे छोटे टिनी डिटेल्स ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। इन मूवमेंट की वजह से माइक्रोस्कोप सेल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए पावरफुल टूल बन गया है। तो मैग्निफिकेशन जो है, जितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन अच्छी होगी उतना किसी चीज को, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाया जाएगा ताकि उसके बारे में स्टडी और आसान बन जाए। लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा और भी माइक्रोस्कोप जो हाई लेवल पर यूज होते हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं। उसमें आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM। स्कैनिंग यानी SEM ऑब्जेक्ट की सरफेस की हाईली डिटेल इमेज प्रोवाइड कराता है कि कोई जो छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके सरफेस को अच्छी तरीके से उसको डिटेल इमेज देना, हाईली डिटेल्ड इमेज, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम है। एग्जाम्पल के लिए कोलोकेशिया लीफ जो है का जो लोअर सरफेस है उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि वैसे संभव नहीं है। तो सरफेस के बारे में अच्छी जानकारी देने का काम करता है SEM, जैसे कोलोकेशिया के पत्ते का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन में ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन में ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी इनमें ये बनती है। सेल सबसे छोटा पार्ट है टिश्यू का। ये सब मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी सेल, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी जाके वो बॉडी सरवाइव करती है। सेल को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ के अलावा अपने सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करना सेल्स के लिए बहुत जरूरी है।
ये इंटरेक्शन मेनली सेल बाउंड्री पर होते हैं। कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर मूव करते रहते हैं, कुछ सब्सटेंस सेल के बाहर मूव करते रहते हैं। सेल और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज इन सब्सटेंस का कुछ सब्सटेंस का होता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने एनवायरनमेंट के साथ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। हालांकि उनमें एक ही सेल होती है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज का काम तो सेल और सराउंडिंग के बीच उनमें भी होता है। लेकिन उनमें होता है उनमें जो होता है एक्सचेंज का काम, वो बगैर सेल मेम्ब्रेन के नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है, क्या इसकी बनावट है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसके फीचर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन एक थिन प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है सेल के चारों ओर। ये सेल के अंदर जो कंटेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको घेरे रखती है और सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, यानी उससे अलग रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन हर सेल को इंडिविजुअली आइडेंटिटी यानी पहचान देती है। इस सेल का जो नेचर है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है कुछ ही सब्सटेंस को अपने आप में से पास कर सकती है, लेकिन कुछ सब्सटेंस को ये रोक देती है, उनको अपने आप में से पास नहीं होने देती। इसलिए यह कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही पास होने देती है, इसलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। इस तरह मेम्ब्रेन के सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो मूवमेंट होता है गैस का होता है। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई की मेम्ब्रेन के इधर उधर मूव करती है। लंग्स में जो एल्वोलाई होती हैं उसकी मेम्ब्रेन होती है, वो उस मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती रहती हैं। सेल मेम्ब्रेन की तो लंग्स में जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को भेजने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर लाने में मतलब उसको परमिशन देती है लंग्स में आने के लिए। इससे पता चलता है कि मेम्ब्रेन सब्सटेंस के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। एक एक्टिविटी है जो मूवमेंट से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट विद पोटैटो पीस। ये एक्टिविटी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूवमेंट को समझाने में हेल्प करती है कि सेल मेम्ब्रेन से वाटर किस तरीके से मूव करता है। किचन नाइफ की हेल्प से पोटैटो को 2 हिस्सों में काट लो। दोनों पीस का इनिशियल वेट कर लो और उसे फिर मेजर कर लो और रिकॉर्ड कर लो। एक पोटैटो पीस को बीकर ए में प्लेन वाटर के अंदर रख दो। दूसरा जो पोटैटो पीस है उसको बीकर बी में रख दो, लेकिन बीकर बी में 20% साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन लिया जाता है। दोनों बीकर को लगभग 1 घंटे तक या विजिबल चेंज होने तक डिस्टर्ब नहीं किया करो, यानी बगैर डिस्टर्ब किए हुए 1 घंटे तक उनको छोड़ दो। दोनों पोटैटो पीस का फाइनल वेट मेजर करो 1 घंटे के बाद। तो पोटैटो पीस के इनिशियल और फाइनल वेट में डिफरेंस कैलकुलेट करो, उसमें डिफरेंस आता है। तो पोटैटो जो बीकर ए में रखा है, जो प्लेन वाटर में रखा है पोटैटो पीस, वो स्वेल हो जाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर सिलेक्टिवली परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन है पोटैटो की, उसके अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करके उस पोटैटो के साइज को बढ़ा देता है। अब बीकर बी की बात करते हैं। बीकर बी में पोटैटो पीस जो है वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। बीकर बी में साल्ट या शुगर सॉल्यूशन क्या करता है? साल्ट या शुगर सॉल्यूशन जो है वाटर पोटैटो सेल के अंदर से बाहर चला जाता है। साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में क्यों चला जाता है? क्योंकि बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और वाटर कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चला जाता है।
ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि वाटर सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। जो पोटैटो की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है और वाटर इसमें से मूव कर सकता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। जब वाटर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, जैसा कि पोटैटो के पीस में देखने को मिला है। ये एक्टिविटी ये भी शो करती है कि सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, हर सब्सटेंस को अपने में से नहीं गुजरने देती, जो सेल के अंदर और बाहर जो मूवमेंट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये पोटैटो के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें बीकर ए और बीकर बी, दो बीकर लेते हैं और बीकर ए में प्लेन वाटर रखते हैं और इसमें पोटैटो का पीस रख देते हैं। ऐसे ही बीकर बी में जो सॉल्यूशन है वो है शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन 20%, यानी उस 20% उसकी कंसंट्रेशन को दिखाती है। उसमें पोटैटो पीस को रखते हैं। कुछ समय बाद रखने के बाद उनके साइज पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हम देखते हैं। बीकर ए में जो सॉल्यूशन है जिसमें पोटैटो रखा गया है, यानी सिंपल वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है, क्योंकि पोटैटो पीस की तुलना में इसकी सॉल्यूट की मात्रा जो है बहुत कम है। लेकिन बीकर बी में जो शुगर सॉल्यूशन है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि पोटैटो पीस की तुलना में इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा है। इनिशियल साइज देखते हैं तो इनिशियल साइज इन दोनों पीस का बराबर रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पोटैटो पीस के अंदर चला जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है। और बीकर बी में पोटैटो पीस में जो वाटर रहता है वो इसके अंदर से बाहर चला जाता है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है। तो ये ऑस्मोसिस के कारण होता है और पोटैटो जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। अब जब पोटैटो पीस को डिफरेंट सॉल्यूशन में जो रखे गए हैं उनको बाहर निकालते हैं और बाहर करके उनका फिर वेट मापते हैं। वेट जब मापते हैं तो बीकर ए में जो पोटैटो का पीस रखा गया था उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर चला गया था, और बीकर बी में रखे पोटैटो पीस का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन दिखाती है कि एक केस में वाटर पोटैटो सेल के अंदर गया और दूसरे केस में वाटर सेल के बाहर निकल गया। तो रीजन क्या है कि रीजन ये है कि बीकर ए में सराउंडिंग सॉल्यूशन प्लेन वाटर था, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी बाहर की तरफ और सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी। इस टाइप के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। पोटैटो सेल के अंदर सराउंडिंग वाटर के तुलना में ज़्यादा सॉल्यूट था अंदर, इस वजह से वाटर सराउंडिंग प्लेन वाटर से पोटैटो सेल के अंदर चला गया सेल मेम्ब्रेन के होते हुए। क्योंकि वाटर सेल के अंदर एंटर हुआ, पोटैटो पीस स्वेल हो गया और उसका वेट बढ़ गया। दूसरे केस में जो वेट डिक्रीज हुआ, इसका क्या कारण है? बीकर बी में सराउंडिंग सॉल्यूशन में साल्ट या शुगर हाई कंसंट्रेशन में था। इस टाइप के सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी कम थी और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा थी बाहर की तरफ, पोटैटो से बाहर की तरफ। पोटैटो सेल के अंदर सराउंडिंग सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा वाटर था अंदर, इसलिए वाटर पोटैटो सेल के अंदर से बाहर सराउंडिंग यानी साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में मूव कर गया सेल मेम्ब्रेन के होते हुए, क्योंकि वाटर सेल से बाहर निकल गया और इसी वजह से पोटैटो पीस था वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया और उसका वेट भी डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन का रोल है, तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सेल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करने में रोल प्ले करती है, लेकिन मेम्ब्रेन लार्ज शुगर या साल्ट मॉलिक्यूल को आसानी से पास नहीं होने देती। इसलिए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के बीच में वाटर जो है मूव कैसे करता है? वाटर हमेशा उस एरिया से मूव करता है जहां वाटर ज़्यादा हो या फिर सॉल्यूट कम हो, और दूसरी एरिया की तरफ जहां वाटर कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, यानी वाटर ज़्यादा से कम वाटर की तरफ हमेशा मूव करता है। ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू होता है जब तक दोनों साइड पर कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी बैलेंस ना हो जाए। वाटर की ये नेचुरल मूवमेंट लिविंग सेल के अंदर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। यहाँ से एक जो प्रोसेस, जो फेनोमेना है जो निकल के आती है वो है ऑस्मोसिस।
यानी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, डाइल्यूट सॉल्यूशन से यानी पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, किसका, वाटर का, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मेम्ब्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करती है और वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंट को इक्वल करने के लिए वाटर मूव करता है ताकि वो दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। ऑस्मोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती है। अब जो एक्टिविटी करी है इसका डिफ्यूजन से क्या कनेक्शन है। पहले की एक्टिविटी में वाटर में डाई का स्प्रेड होना, एयर में फ्रेग्रेंस का सेपरेट होना। तो यहां पर ये जो प्रोसेस दिखाता है इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वाटर में एक डाई की ड्रॉप डालते हैं तो वो जो ड्रॉप डालते हैं तो कुछ सेकंड में वो एक पूरे बीकर में फैल जाती है और जैसे एयर में फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम्स होते हैं उसको जब छिड़कते हैं तो वो धीरे धीरे कुछ सेकंड में दूसरे कॉर्नर में भी रूम के अंदर चली जाती है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं वो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ नेट मूवमेंट होता है। इसमें पार्टिकल्स नेचुरली सेपरेट होते हैं अपने आप और मेम्ब्रेन की जरूरत इसमें नहीं होती जैसे ऑस्मोसिस में होती थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, किसी भी टाइप के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। वाटर में इनकी सेपरेट होना यानी जो इंक स्याही होती है, यदि वाटर को उसमें डालते हैं तो कुछ ही सेकंड में वो इंक पूरे वाटर में फैल जाती है। एयर में परफ्यूम का फैलना, तो ये एग्जाम्पल दोनों हैं डिफ्यूजन के। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है और मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती और डिफ्यूजन में पार्टिकल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं और इसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। इसलिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप है जिसमें सिर्फ वाटर मूव करता है। यानी ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है लेकिन इसमें केवल वाटर मूव करता है, ना कि पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस इन प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस देखने को मिलती है। प्लांट्स सॉइल से वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, वाटर की। लेकिन वो वाटर कहाँ से आता है, वो आता है जमीन से। और वो किस प्रोसेस के द्वारा वो पेड़ के अंदर, ट्रीज की रूट के अंदर एंटर करता है, ऑस्मोसिस के द्वारा। रूट सेल्स में सॉइल वाटर के तुलना में ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, रूट सेल में ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। इसलिए वाटर सॉइल से रूट सेल के अंदर सिलेक्टिवली परमेबल सेल के थ्रू मूव कर जाता है। ये प्रोसेस प्लांट को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड वाटर प्रोवाइड कराता है ताकि वह उसमें सर्वाइव कर सके, वाटर की कमी ना हो। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सेल पर क्या फर्क पड़ता है जब वो अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखी जाती है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर सेल को जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उसमें भी सॉल्यूट की मात्रा उतनी ही है जितनी सेल के अंदर। इसका मतलब ना तो अंदर से वाटर बाहर जाएगा, ना ही बाहर से सेल के अंदर वाटर जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब सेकंड वाले केस में जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने के कारण इसका जो बाहर का जो वाटर है उसमें कंसंट्रेशन कम है। तो बाहर वाले सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, उसे कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सेल से, इसलिए
ये जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल की तुलना में, थर्ड वाले केस में, इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। जब कंसंट्रेशन बराबर हो तो आइसोटोनिक, यदि कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन की कम हो सेल की तुलना में तो हाइपोटोनिक, और यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल की तुलना में तो इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो बाहरी कवरिंग है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह बहुत पतली होती है। इसकी जो थिकनेस है लगभग 7 से 10 नैनोमीटर होती है, यानी एक जो नैनोमीटर है वो रहता है 0.00001 मिलीमीटर। इतनी पतली होने के बावजूद भी मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? लिपिड्स और प्रोटीन, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एक मॉडल दिया गया था शिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यूज करते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और डायनेमिक नेचर रखती है, बहुत लचीली है और इसका डायनेमिक नेचर है। इसमें 2 लेयर्स जो लिपिड मॉलिक्यूल से बनते हैं उसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं, जिससे लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। इस तरीके से ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली दोनों लेयर हैं जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। हर लिपिड मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं। एक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है हेड, इस तरीके से, और नीचे वाली जो टेल है ये है वाटर रिपेलिंग जो टेल होती है। जो हेड है वो आउटवर्ड वाटर से बाहर की तरफ फेस करते हैं, और टेल जो है इनवर्ड यानी वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करती है। टेल अंदर की तरफ और हेड जो है बाहर की तरफ। ये अरेंजमेंट सेल के अराउंड स्टेबल प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाता है। तो एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाने का काम ये अरेंजमेंट करता है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल परमानेंटली फिक्स नहीं होते। जो ये मॉलिक्यूल हैं ये फिक्स नहीं होते, ये साइड वे मूव कर सकते हैं, ये रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री मूव करते हैं इसलिए मेम्ब्रेन को फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन मेम्ब्रेन की को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब प्रोटीन्स का क्या योगदान है मेम्ब्रेन में? मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड हैं, उनके अलावा प्रोटीन्स भी रहती हैं। प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर भी एम्बेडेड रहते हैं। कुछ एम्बेडेड रहते हैं जो ये प्रोटीन गेट कीपर की तरह काम करते हैं। ये कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर करने में और कुछ सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालने में और मेम्ब्रेन के इधर आर पार ट्रांसपोर्ट को, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करती हैं प्रोटीन्स, जो कि एक तरीके से गेट कीपर की तरह भी काम करती हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन्स मटेरियल की मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करती हैं। अब इसे मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल जो हैं वो मोज़ेक डिजाइन के स्मॉल छोटे छोटे टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से मॉडल को मोज़ेक मॉडल कहा जाता है और मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है उसके साथ मिलकर इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल आपस में कम्युनिकेशन कैसे करती हैं? सभी जो सेल्स हैं अपने सराउंडिंग के साथ या फिर अपनी पड़ोसी सेल के साथ कम्युनिकेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करती है। सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करती है, और सेल मेम्ब्रेन एनवायरमेंटल चेंज जो होता है उसके प्रति रेस्पॉन्स देने का काम भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन सेल कोऑर्डिनेशन और सेल के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल वॉल इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया की जो सेल्स रहती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक अलग ही एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसकी रक्षा करती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल मेम्ब्रेन को घेरे रखती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है इसलिए उसको घेरे रखती है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसे एक्स्ट्रा सुरक्षा देने का काम करती है। सुरक्षा के साथ साथ उसको सपोर्ट भी देने का काम करती है। ये क्यों जरूरी है? सेल
सेल को आकार देती है, शेप देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है, उसको मजबूती देती है, सेल को इंजरी से भी बचाती है, चोट से बचाती है, एक्सेस वाटर एंट्री की वजह से, ताकि सेल फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए उससे भी बर्स्ट होने से भी बचाती है। ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी यह हेल्प करती हैं। तो प्लांट सेल को स्पेशली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स प्रोटेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर नहीं सकते, इसलिए सेल वॉल इन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन में, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन का सामना करने के लिए उनको सर्वाइव करने में सेल वॉल हेल्प करती है।